जी, हम बात कर रहे थे लंग्स की। तो लंग्स के जो एयरवे है वो स्टार्ट होता है हमारे डिजीज में हमारी जो एल्वोलाई का जो हमारी एल्वोलाई है उसका जो लंग्स की एल्वोलाई है उनका कुछ रीजन कोलैप्स करता है या पूरे का पूरा लंग ही कोलैप्स कर देता है और जो ब्रीथिंग है वो कम्प्लीटली शट डाउन हो जाती है उस लंग से। एक तरह का पैरालिसिस है ये लंग का। इट मे बी इन ए स्मॉल पोर्शन और मे बी इन ए होल लंग। इसे हम एक्टेक्लेसिस कह रहे होते हैं। जी समझ आ गई इसकी क्या होता है ये? जी सर। बच्चों बोला करो, जी एक तो आप सर। बोलते भी नहीं। जब तक आप बोलोगे नहीं मुझे नहीं पता चलेगा आप लोगों को समझ आ गई है क्योंकि पल्मो जो है वो हम छोड़ जाते हैं। तो हमारी सिलेबस में भी पल्मो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, हम नहीं पढ़ते पल्मो।
इसके बाद है हमारा एस्थमा। एस्थमा इज ए एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। इट मे बी ड्यू टू सम पोलन और डस्ट और एनी इन्फेक्शन भी अस्थमा काज कर देता है, ठीक है। अस्थमा की दो टाइप्स हैं, एलर्जिक अस्थमा एंड नॉन एलर्जिक अस्थमा। जो हमारा एलर्जिक अस्थमा है, आज हम सिर्फ एलर्जिक अस्थमा को ही डिस्कस करेंगे। जो हमारा एलर्जिक अस्थमा में होता है कि जो आपका एलर्जन होता है वो जैसे ही लंग्स के साथ कांटेक्ट में आता है तो वही हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होने लग पड़ते हैं लंग्स के अंदर। और प्रोस्टाग्लैंडिन्स जैसे ही आते हैं, आपको पता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं, वो सबसे पहले आके लोकलाइज्ड इन्फ्लेमेशन का काज करते हैं, लोकलाइज्ड एडिमा का काज करते हैं और लोकलाइज्ड सिक्रीशन ऑफ म्यूकस स्टार्ट कर देते हैं, जिससे हमारे परफ्यूजन्स और सिवियर किस्म की ब्रीथिंग ब्लॉकेज हो जाती है अस्थमा वाले पेशेंट को। और उनको उस टाइम पे हम क्या दे रहे होते हैं, एनी आइडिया? तो मुझे बताए कि अस्थमा वाले पेशेंट को क्या देते हैं। सर स्टीरॉइड। बिल्कुल, हम उसे एंटी स्टीरॉइड एलर्जिक और देते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट दे रहे होते हैं, उसका इम्यून सिस्टम सप्रेस कर रहे होते हैं और वो भी लोकलाइज थ्रू पंप, किसी पंप के थ्रू दे रहे होते हैं या हम उसे न्यूट्रलाइज कर रहे होते हैं, जिससे उसका जो लोकलाइज्ड रिएक्शन है वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाता है। और उसके बाद हम उसे ब्रोंकोडाइलेटर्स दे रहे होते हैं कि जो उसकी ब्रोंकाइज है, जो उसकी ब्रोंक्यूल्स है वो डायलेट करें। अगर उनका जो साइज है 2 mm 3 mm है तो वो डायलेट करके 4 mm या 5 mm तक पहुंच जाए, ताकि अगर सम हाउस के अंदर ब्लॉकेज भी है तो एयर को पास करने के लिए कुछ ना कुछ जगह मिले, रास्ता मिले, ताकि वो पास तो हो, लंग्स इफेक्टिवली काम करें और उसकी सैचुरेशन इंक्रीज हो। ये ना हो बंदे को हम बचा ना पाए, ठीक है। समझ आ गई इसकी कि जो सबसे पहला काम है अस्थमा वाले को क्या करना है, दो चीजें देनी है, ब्रोंकोडाइलेटर देते हैं और स्टीरॉइड देते हैं, और वो भी इनहेलर से। ये बेसिकली एक जेनेटिक होता है अस्थमा, जो एलर्जिक वाला होता है, ये एक जेनेटिक रिस्पॉन्स है। सम टाइम्स ये जेनेटिक होता है, सम टाइम्स ये ट्रिगर हो रहा होता है किसी चीज से, किसी भी चीज को केमिकल के साथ कोई एक्सपोजर हुआ है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो गया है, हमारी कुछ एंटीबॉडीज थी वो डिस्ट्रॉय हो गई है। अब हम लोग बिल्कुल बगैर हथियार और बगैर फौजियों के बैठे हुए हैं, तो जैसे ही हम पे हमला होता है एक स्पेसिफिक फौज का, हम लोग हार जाते हैं। यही होता है। इसीलिए जो ट्रिगर्स होते हैं हमें उनको अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि परफ्यूम, पोलन्स, डस्ट, ये ट्रिगर्स हैं, इनको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। इसके लिए हिस्टामीन का कोई जानता है हिस्टामीन क्या होती है? नहीं, बेटर है। ये एक इन्फ्लेमेशन के जो रिएक्शन में बॉडी एक कंपाउंड रिलीज कर रही होती है, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होते हैं, ऐसे हिस्टामिन भी रिलीज होते हैं, ठीक है। ये इसके हार्मोन है बाद सर? बात कर, हाँ जी, हार्मोन है ना हिस्टामिन? हिस्टामिन हार्मोन नहीं है, बेसिकली ये एक इन्फ्लेमेटरी एजेंट है जो कि इन्फ्लेमेशन के रिस्पॉन्स में बॉडी रिलीज कर रही होती है। इसके बाद हम बात करते हैं ट्यूबरक्लोसिस की। ट्यूबरक्लोसिस टीबी बॉडी रिलीज कर रही है तो जी, उसको हार्मोन भी तो कह ही सकते हैं। बॉडी को और भी बड़ा कुछ रिलीज करती है, सब कुछ हार्मोन का नहीं, बॉडी को एंजाइम भी जी रिलीज जी करती है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में जब जो हमारा कल वाला होगा उसमें मैं आपको हार्मोन, एंजाइम और कुछ जो इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स हैं उनका डिफरेंस बताऊंगा, ठीक है। और टीबी भी हम इंशाल्लाह कल ही करेंगे। जी बच्चों, अभी तक का किसी ने मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो मुझसे पूछ सकते हैं। सर एलर्जिक अस्थमा जो है इसमें सर हमारी डाइट का किसमें क्या रोल है?
हमारी डाइट का जी। बच्चे जो एलर्जिक अस्थमा हो रहा होता है ना, बेसिकली उसमें हमारी जो बॉडी है वो स्ट्रेस कंडीशन में जा रही होती है। जो वक्ती तौर पे जो इंस्टेंट रिलीफ है वो तो आपको स्टीरॉयड और ब्रोंकोडायलेटर्स ही देते हैं, लेकिन हम उनकी बॉडी को सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कि अगर वो किसी चीज से एक्सपोज हो भी गई है तो उनकी बॉडी इतनी होनी चाहिए कि वो उसे कॉप अप कर जाए, ठीक है। उसके लिए सर ये जो एलर्जिक वाले डॉक्टर्स हैं वो उसकी ये नहीं वैक्सीनेशन करवाते हैं, पहले उसका टेस्ट होता है एलर्जन उसके ऊपर, ये नहीं बाजू के ऊपर करते हैं वो डाल के स्किन के ऊपर, उसके बाद उसके लिए वैक्सीनेशन तैयार होती है। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जो हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो भी हमारे एलर्जी सेंटर्स हैं, वो सबसे पहले उसको कर रहे होते हैं। पहले एलर्जी एलर्जी जो उसका पोलन या एलर्जन है उसे आइडेंटिफाई किया जाता है, और उसके बाद उसकी एक प्रॉपर वैक्सीन तैयार की जाती है। बच्चों ज़रा दोबारा ज्वाइन करो, मिनट एक मिनट, दोबारा ज्वाइन करो। जी सर, जो एलर्जिक अस्थमा का पेशेंट है उसको यानी इमरजेंसी ट्रीटमेंट उसका हो गया, बाद में उसको रिकवरी के लिए जो डाइट स्पोर्टिंग डाइट चाहिए उसके बारे में सर बताइए। जी बच्चों, अस्थमा का जो पेशेंट होता है उसको ब्रोंकोडायलेटर्स जा रहे होते हैं, स्टीरॉइड्स जा रहे होते हैं। आपको पता है वाइडली स्टीरॉइड्स या ब्रोंकोडायलेटर यूज करने से जो हमारी बॉडी के ऊपर जो इफेक्ट आता है वो ये देने पड़ते हैं, और जिसको हम एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट कहते हैं, और एंटी ऑक्सीडेंट डाइट उनको जा रही थी। इसमें लो लो फैट डाइट, हाई एंटीऑक्सीडेंट, हाई एंटी इंफ्लेमेटरी और हाई फाइबर डाइट to also maintain their cholesterol level in the blood। और इसमें हाई प्रोटीन डाइट भी जा रही होती है, क्योंकि अस्थमा का पेशेंट की जो बॉडी होती है वो अक्सर स्ट्रेस कंडीशन होती है। स्ट्रेस में हाई प्रोटीन जा रही होती है, तो प्रोटीन की वियर एंड टियर बहुत हो रही होती है। और उनके हम जो कुछ कॉमन टेस्ट जो रन कर रहे होते हैं उसमें हम RFTs और LFTs उनके रन कर रहे होते हैं, और CBC तो हो ही रहा होता है साथ साथ। जी, किसी का कोई और क्वेश्चन? सर फैट जो है वो मॉडरेट या मतलब हाई में नहीं जाएगा, लो फैट क्यों देंगे? जब भी कोई डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट आपको लो फैट की बात कहे ना, इसका मतलब होता है लो सैचुरेटेड फैट। मुफा एंड पुफा लो नहीं किए रहते, हमेशा सैचुरेटेड फैट्स को ही कट डाउन किया रहता है, जो कि लेस देन 10% ऑफ देयर टोटल एनर्जी नीड्स के जाने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं जाने चाहिए। ठीक है सर। जी, किसी का कोई और क्वेश्चन के बाद हम जी बच्चों, किसी का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी बताएं मुझे, उसके बाद हम केस स्टडी करते हैं। नो सर। वो किस बच्चे की थी, मुझे नाम भूल गया उस बच्चे का। जी सर, सर वो मेरा क्वेश्चन ये था कि आपकी थी हम अगर जरा ऊंची बोलिएगा, जी आपकी आवाज कम आ रही है। जी जी मेरी थी। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हमारी ब्लड की जो नॉर्मल हम रेंज टेस्ट करते हैं वो, एक सेकंड में निकाल लो, उसमें आता है कि 60 to 170 आई गेस, कि ये 60 to 170 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ये एक नॉर्मल रेंज है, इसमें आना चाहिए। लेकिन अगर की रिजल्ट आए तो क्या ये नॉर्मल में ही काउंट होगा? क्योंकि स्टार्टिंग ये तो 60 के बहुत पास पास है ना।
अच्छा, अब मुझे बताएं कि ये जो रिजल्ट है ये खाना खाने के बाद आ रहा है कि खाना खाने से पहले आ रहा ये खाना खाने के बाद। है? खाना खाने के कितनी देर बाद आ रहा है? जैसे कि अगर हमने पोटैटो खाए हैं या देखिए जो हमारी बॉडी में आएगा, जो ग्लूकोज लेवल्स हमारी बॉडी के आफ्टर ईटिंग राइस, द इफेक्ट विल बी शोन आफ्टर 2 hours to 2.5 hours। तो किस तरह खा रहे हैं? अगर हम मीठे चावल खा रहे हैं तो सर ये पोटैटोज और चावल तो मुझे कुछ इतने खासे पसंद नहीं है, मतलब नॉर्मल ही मैं डाइट में ऐड करती हूँ, लेकिन ये खाने से अगर हम 1.5-2 घंटे बाद का टेस्ट, लेवल टेस्ट अगर चेक करें, अगर नॉर्मली जब भी किसी टाइम भी मैं करवाऊँ तो मेरा यही रिजल्ट आता है मोस्टली। जब भी करवाया कभी लो में नहीं गया, बिलो देन 60 नहीं आया? नहीं, बिलो 60 नहीं आया कभी, मतलब कभी आप वो भी ऐसे ही मैंने स्पेशल कभी नहीं कोई टेस्ट करवाए। वो अगर कोई मतलब कोई भी डिजीज हो किसी वजह से करवाने को डॉक्टर रेकमेंड करते उसमें ये भी साथ आ जाए टेस्ट तो वो हो जाए, नहीं तो स्पेशल मैंने कभी नहीं वो चीज की कि मैं इसके टेस्ट अच्छा, करवाऊं। आपसे आपसे मैं अभी कुछ सिम्टम्स मुझे सिम्टम आप पूछें। सिम्टम्स वो होते हैं जो पेशेंट खुद बता रहा होता है, साइंस नहीं होते हैं जो नहीं, आपसे आगे। आपके हाथ ठंडे रहते हैं? हाथ नहीं, हाथ मेरे हर वक्त गर्म रहते हैं और मेरे पाँव ठंडे रहते हैं। और ठंडे रहते हैं।